स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इसके ऑनलाइन सॉल्यूशन में। आज हम लोग फिर से कक्षा 10वीं के भौतिक विज्ञान पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में आपने उसमें बहुत सारी बातों को पढ़ा था जो आपके फंडामेंटल साइंस से लेकर आपको आपके टॉपिक किरण प्रकाशिकी तक मैंने आपको बताया है। आज उन सभी का पूरा फिर से मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ। आपको ऐसे नॉर्मली समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आप उसको फिर से एक बार सुन लें और पूरा ध्यानपूर्वक सुने। और जिसको भी पीछे का टॉपिक समझ में ना आया हो और तैयार ना हुआ हो वो इस वीडियो को सिर्फ ध्यान से सुने और सुनकर आपको जल्दी से तैयार हो जाएगा। और जिसने भी पीछे का वीडियो नहीं देखा है उसके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, वो पूरा का पूरा फिर से सारी बातों को समझ सकता है। तो कक्षा 10वीं का जो भी टॉपिक है, और सबसे ख़ास बात है कि इस वीडियो में आपको अब हर बार अंतिम में मैं एक प्रश्न दूंगा और उसको आपको सॉल्व करना है और खुद से सोचना है और उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें उसका जवाब दूंगा, तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अपने आंसर को भी कमेंट में ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कक्षा 10वीं के प्रकाश से। अंग्रेजी में हम लोग इसको लाइट बोलते हैं और आपको इसकी परिभाषा, इसके सारी बातों को आप पहले से समझ चुके हैं। आप बहुत सिंपली इसको देख पा रहे होंगे। ये कलर नीला है, इधर वाइट है, ब्लैक से इसमें कुछ लिखा हुआ है। अगर एक पल के लिए पूरी लाइट आपकी ऑफ कर दी जाए तो आप देख सकते हैं कि इस वस्तु को देखने में आपको दिक्कत हो रही होगी। आप इसको देख नहीं पा रहे होंगे, समझने में आपको दिक्कत होती है। तो इससे हमको जो परिभाषा मिली थी या हम लोगों ने जो परिभाषा पढ़ी थी कि वास्तव में प्रकाश करता क्या है, प्रकाश हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हम क्यों इसको पढ़ते हैं, और इसके बारे में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें जाना। आप देखते हैं कि जब प्रकाश नहीं होता तो वस्तु को हम सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर से देख पाते हैं या वस्तुएं हमको काली दिखाई पड़ती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो वास्तव में प्रकाश करता क्या है, किसी भी वस्तु के रंग को, रूप को, आकार को देखने में हमारी आँखों को सहायता प्रदान करता है। तो परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा था, सिर्फ रिवीजन करना है। तो प्रकाश एक प्रकाश की प्रकार ऊर्जा है। प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है जो हमारी नेत्रों को या समस्त जीवधारियों के नेत्रों को क्या करता है? संवेदित करता है वस्तुओं को देखने के लिए, उनका आकार देखने के लिए और उनके रंगों को देखने के लिए। ठीक है, अब प्रकाश के बारे में हम लोग जान चुके हैं। वास्तव में प्रकाश के कुछ अपने पर्टिकुलर गुणधर्म होते हैं। तो प्रकाश का गुणधर्म क्या होता है? इसके बहुत सारे गुणधर्म हैं, इसके कारण भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो बस एक बार आप सुन लें कि होता क्या क्या है। जैसे नंबर फर्स्ट है, प्रकाश एक ऋजुरेखी मार्ग पर चलता है। आपने देखा किसी वस्तु का प्रतिबिंब पीछे बनना, ये उसका रीज़न है कि वस्तु का प्रतिबिंब पीछे ही बनता है। तो प्रकाश का जो गुणधर्म है वो भी हम लोग देखेंगे। प्रकाश का गुणधर्म, इसके बहुत सारे गुणधर्म हैं। पहला, प्रकाश एक ऋजुरेखी मार्ग पर चलता है और जो इसका निर्वात में चाल होता है वो 3 × 10⁸ होता है। मैंने आपको इसको डिटेल से और भी बताया कि अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न भी आप इससे बना सकते हैं। और प्रकाश का जो रेंज होता है, तरंगदैर्घ्य होती है, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के नियम का पालन करता है। प्रकाश जब भी चलता है तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और प्रकाश जब विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो ये दोनों एक साथ होते हैं, दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं और ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसका भी डायग्राम आपको पीछे वाले वीडियो में बताया गया, बस आप इसको ध्यान से सुनते रहें कि आपको पूरी बातें याद हो जाएं। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, परंतु उसकी आवृत्ति वही रहती है।
प्रकाश में बहुत सारी घटनाएं आपकी पाई जाती, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश में ध्रुवण होता है, विवर्तन होती है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये आपके प्रकाश का गुणधर्म था, और बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे आगे की कक्षाओं में चलकर, उसको बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अब इसके बाद आता है कि प्रकाशिकी क्या है। इसको आप देख लें, प्रकाशिकी क्या है। इसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश एवं प्रकाश के गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं। प्रकाश एवं प्रकाश के गुणधर्मों का अध्ययन जहाँ किया जाता है, उसे हम लोग प्रकाशिकी बोलते हैं। अब नेचर के अनुसार प्रकाशिकी को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को आप जानते किरण प्रकाशिकी या ज्यामिति बोलते हैं, और दूसरे को भौतिकी प्रकाशिकी बोलते हैं। अब किरण प्रकाशिकी क्या होता है, जिसमें प्रकाश को हम लोग क्या करते हैं, एक किरण मानकर अध्ययन करते हैं। प्रकाश को क्या मानते हैं, एक किरण मानते हैं, उसे किरण प्रकाशिकी कहते हैं। और भौतिकी प्रकाशिकी में क्या होता है, जिसमें प्रकाश को एक तरंग या कण मानकर अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिकी प्रकाशिकी बोलते हैं। अब किरण प्रकाशिकी का कोई प्रकार नहीं होता। 10वीं में आप जितनी चीज़ें पढ़ते हैं वो सब आपकी किरण प्रकाशिकी ही होती है, और जब आप 12th में आते हैं तो ये भौतिकी प्रकाशिकी का अध्ययन यहाँ करते हैं। भौतिकी प्रकाशिकी आपका दो प्रकार से बन जाता है। एक को आप लोग बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी, और एक को आप लोग बोलते हैं क्वांटम प्रकाशिकी। तो भौतिक प्रकाशिकी में यहाँ पर क्या होता है, ये दो पार्ट्स में बढ़ता है, तरंग प्रकाशिकी और क्वांटम प्रकाशिकी। तो देखिए, तरंग क्या होता है, जिसमें प्रकाश को एक तरंग मानकर अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग तरंग प्रकाशिकी बोलते हैं। और जिसमें एक कण मानकर अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्रकाश को हम लोग क्या करेंगे, एक कण मान लेंगे, उसे हम लोग क्वांटम प्रकाशिकी बोलेंगे। इसमें हम लोग पढ़ते हैं व्यतिकरण और ध्रुवण की घटना। व्यतिकरण आप लोग कक्षा 12 में पढ़ेंगे। और क्वांटम प्रकाशिकी क्या होता है, क्वांटम प्रकाशिकी की ही एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग इनको क्या करते हैं, एक कण मानकर अध्ययन करते हैं। और आपने पढ़ा होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, आप लोगों को कक्षा 12 में पढ़ना है, तो ये उसके अंतर्गत आता है। प्रकाश में एक द्वैत प्रकृति भी पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डबल नेचर। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं प्रकाश में, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जहां पर तरंग और क्वांटम दोनों की घटनाएं एक साथ पाई जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति, डबल नेचर। इसे हम लोग, इसका एग्जाम्पल अगर आप लोग देखेंगे तरंग का सिद्धांत या कणिका सिद्धांत में, ये भी आपको आगे मिलेगा। तो ये आपके ऑप्टिक्स की बात थी। अब ऑप्टिक्स के बाद हमको पढ़ना है, जैसे प्रकाश कहीं से आता है जाता है, तो उसके अनुसार अगर हम माध्यम देखें, वैसे प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती जहाँ से प्रकाश आर पार निकल जाता है। तो जहाँ से प्रकाश आर पार निकल जाता है उसे हम लोग बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। जहाँ से प्रकाश आर पार नहीं जा पाता उसे हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी माध्यम। और रेयर केस में जहाँ से प्रकाश पार भी हो जाता है और नहीं भी हो जाता, या 50-50%, एक आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली वो नहीं है कि हाँ 50-50% ही, लेकिन जहाँ से कुछ हो और कुछ ना हो रहा हो, कुछ पार हो रहा हो और कुछ पार ना हो रहा हो, उसे हम लोग बोलते हैं अर्धपारदर्शी माध्यम। अब प्रकाशिकी के अनुसार वस्तुओं को हम लोग दो प्रकार से पढ़ते हैं। अब इनकी अगर वस्तुओं को बात किया जाए तो एक होता है आपका दीप्त वस्तु और एक आपका होता है अदीप्त वस्तु। अब दीप्त में क्या होता है, देखिए हम एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जैसे जितनी वस्तुओं का प्रयोग हम लोग प्रकाश लेने के लिए करते हैं, जितनी भी हमारी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रकाश प्राप्त करने के लिए करते हैं, उसे हम लोग दीप्त वस्तुएं बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपका सूर्य भी हो सकता है, लालटेन भी हो सकता है, मोमबत्ती भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है। उसके बाद
जितनी वस्तुओं का प्रयोग हम लोग प्रकाश लेने में नहीं करते हैं वो अदीप्त होती हैं। ये ऑप्टिक्स के अनुसार वस्तुओं का बंटवारा है, जिसे हम लोग दो प्रकार से जानते हैं, दीप्त और अदीप्त। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किरण क्या होती है। तो जब हम लोग किसी रास्ते से होकर गुजरते हैं या कहीं से होकर जाते हैं तो उसे हम लोग मार्ग बोल देते हैं, रास्ता बोल देते हैं, सड़क बोल देते हैं, रोड बोल देते हैं। तो उसी प्रकार से प्रकाश जिस माध्यम से होकर जाता है, प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रास्ते से होकर जाता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, किरण बोल देते हैं। रे क्या होता है, प्रकाश किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस मार्ग से होकर जाता है उस मार्ग को हम लोग बोलते हैं किरण। अब ये मुख्यतः आपको तीन प्रकार से मिलती है। एक को आप लोग बोलते हैं अभिसारी, एक को बोलते हैं अपसारी और एक को बोलते हैं समांतर। तो तीनों को आप डायग्राम से समझ लें। अगर हमारी प्रकाश किरणें कहीं से आकर किसी एक बिंदु पर इस प्रकार से एकत्रित हो रही हों तो इसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी। यानी जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं। और जब यही प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं अपसारी। और जब यही प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर जाती हुई प्रतीत होती हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं समांतर। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं गोली दर्पण की। गोली दर्पण क्या होता है, तो जब हमारे पास क्या हो, एक कांच का खोखला गोला हो, अगर हम किसी कांच के खोखले गोले को क्या करते हैं, किसी भी बिंदु से या आंशिक रूप से कहीं पर कट कर देते हैं। यदि किसी कांच के खोखले गोले को हम लोग क्या करते हैं, किसी बिंदु से ऐसे कट कर देते हैं आंशिक भाग, तो ये कटा हुआ भाग जो होता है ये गोली दर्पण कहलाता है। मतलब किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग, किसी भी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण आप मुख्यतः दो प्रकार से पढ़ते हैं। दो प्रकार से गोली दर्पण पढ़ते हैं, एक आपका होता है अवतल दर्पण, एक आपका होता है उत्तल दर्पण। तो देखिए बात करते हैं अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश किरण, मान लीजिए हमने इसको ऐसे कट कर दिया और ऐसे पीछे कलई कर दिया, और जब कलई कर दिया ये प्रकाश आई और ऐसे वापस होकर चली गई, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। दूसरा उत्तल दर्पण। अब यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पुटअप करूँगा और इसको आपको बताना है, फिर हम लोग आगे इसके चर्चा करेंगे। ठीक है। ठीक, ये बन गया। अब इसकी परिभाषा की अगर बात किया जाए तो देखिए आप इनके नाम से थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे उत्तल, पहला वर्ड उ आया, क्या आया, उ वर्ड आया, तो आप याद रखिएगा उभरा। उ से क्या होता है, उभरा, और आ से होता है आंतरिक, और ये प्रकाश परावर्तित हुआ, ये प्रकाश परावर्तित हुआ। तो ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन आंतरिक भाग से होता है, जिसमें प्रकाश का परावर्तन आंतरिक भाग से होता है तथा कलई पीछे की ओर की होती है, उसे अवतल दर्पण बोलते हैं। और ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे भाग से होता है तथा कलई अंदर की ओर की होती है, ऐसे की होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। देखिए प्रकाश किरणों को अवतल दर्पण क्या करता है, हमेशा सिकोड़ने का काम करता है, तो इसे हम लोग अभिसारी के नाम से भी जानते हैं, और ये फैलाने का काम भी करता है, तो इसे हम लोग अपसारी के नाम से भी जानते हैं। इनके प्रयोग क्या हैं, इनके उपयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या है, या हम इनको पहचानते कैसे हैं, तो जान लीजिए हमेशा हम लोग दर्पणों को देखकर या छूकर
या उनके प्रतिबिंबों को देखकर ही हम लोग दर्पण की पहचान करते हैं। इनका उपयोग क्या है? वस्तुओं को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप लोग देखते होंगे जब शेविंग की मशीन या अन्य किसी कार्य को करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं तो अवतल दर्पण बेसिकली इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, जो आपके लैंप होते हैं तो उन लैंपों में परावर्तक तल के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और हमारे गाड़ियों के साइड में जो शीशे लगे होते हैं वो उत्तल दर्पण के होते हैं, क्योंकि उनके प्रतिबिंबों को हमेशा हमें छोटा देखना होता है और जो लैंप होता है उससे प्रकाश किरणों को हमको फैलाना होता है। तो ये हमेशा कौन से होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं। अब यहाँ पर मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, उस प्रश्न को आपको जवाब देना है, कमेंट करके बताना है कि इसके पीछे जो कलई की होती है, जो कलई की होती है वो कलई क्या होता है और उसको हम लोग कैसे जानते हैं। तो इस कलई के बारे में आपको बताना है, ये कलई किस चीज़ की होती है, पेंट किस चीज़ का किया होता है। ठीक है, चलिए। गोलीय दर्पण से रिलेटेड बहुत सारी परिभाषाएं हैं, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ पर एक बार फिर से चर्चा कर देता हूँ, जल्दी जल्दी आप सारी चीज़ों को रिवाइज कर लें और इसको पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अब आपको इसमें क्वेश्चन मिलने वाला है जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो क्या आप उसकी पूरी जानकारी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। और आपके अगले वीडियो में मैं आपका जवाब भी लेकर आऊँगा कि वास्तव में इसका सही जवाब क्या है, तब फिर आपको पढ़ने में दुगना मज़ा आएगी। चलिए, सबसे पहली जो परिभाषा होती वो होता है आपका परावर्तक तल। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड प्लेन। अगर इसकी बात की जाए परिभाषा की, तो देखिए हमारे दर्पण से या हमारा जो भी दर्पण होता है उसके किसी भी भाग से, मान लीजिए अगर मेरा दर्पण है तो कहीं भी प्रकाश आएगा तो वो टकरा कर चला जाएगा, कहीं भी प्रकाश आएगा टकरा कर चला जाएगा। तो प्रकाश जिन भाग से होकर परावर्तित हो जाता है, दर्पण के जिस भाग से टकराकर प्रकाश परावर्तित हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तक तल बोलते हैं। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हमारी पूरी ये परत है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तक तल बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है ध्रुव। क्या आता है? ध्रुव। तो इसका जो मिडल पॉइंट है, द मिडल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड प्लेन इज कॉल्ड पोल। परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसे ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है वक्रता केंद्र। क्या आता है? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? आपका जो दर्पण है जिस कांच के खोखले गोले का बना होता है उस कांच के खोखले गोले को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे इसका कोई गोला रहा होगा, ये उसका क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अब आपकी अगर बात करें वक्रता त्रिज्या की, तो देखिए गोलीय दर्पण में कोई भी डिस्टेंस होती है वो हमेशा ध्रुव से नापी जाती है। तो प्रकाशिक केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, प्रकाशिक केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम लोग r से या कैपिटल R स्मॉल r से डिनोट कर सकते हैं। इसका मात्रक मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। फिर इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पर देख लें पोल तथा केंद्र
ये जो पोल है ध्रुव है तथा केंद्र से होकर जो रेखा ऐसे गुजर जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। फिर उसके बाद है आपका फोकस। फोकस को आपको मैंने बताया था कि कोई भी आपका दर्पण है, किरण हमेशा समांतर जाती है। यहाँ पर किसी एक बिंदु पर कलेक्ट हो जाएगी और यहाँ से फैलती हुई प्रतीत होएगी। तो ये आपकी मैंने डेफिनेशन बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एकत्रित होती हुई या जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। और फिर फोकस दूरी, फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये आपकी दर्पण से रिलेटेड परिभाषाएं हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रकाश के परावर्तन पर। कक्षा 10वीं का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं और इसको जानना भी ज़रूरी, क्योंकि पार्ट का जो नाम है वो है आपके प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए परावर्तन होता क्या है। ये मान लें कि आपका एक कोई चिकना तल है, और ये आपका कोई पारदर्शी माध्यम है। तो अगर आप गेंद को किसी दीवार पर मारते हैं तो वो वापस आती है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं परावर्तन। पर्सनली हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। किसी से टकरा कर वापस आना, इसे बोलते हैं परावर्तन। अब चूँकि ये घटना प्रकाश के साथ हो रही है तो इसे बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो ये हमारे पास एक पारदर्शी माध्यम है, ये हमारे पास एक चिकना तल है। तो जब कभी भी हमारी प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी चिकने तल या प्लेन से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी चिकने तल से टकराता है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में
वापस लौट जाता है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश आया और वापस चला गया, इस घटना को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो जिस पार्ट से होकर आया, आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। इनके बीच का जो भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब, और ये आपका प्लेन है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है, इसे हम लोग नाम देते हैं आपतन कोण। इसकी मीनिंग होती है इंसिडेंट रे, तो इसीलिए हम लोग इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। इसे हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल यानी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके रूल्स हैं। अब जैसे पारदर्शी माध्यम से जो किरण आई उसे आपतित किरण, और जो वापस चली जाती उसे परावर्तित किरण, और इन दोनों के बीच जो कोण बनता है, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ये है आपके प्रकाश का परावर्तन। फिर से परिभाषा समझ ले, जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी चिकने तल से टकराता है और उसी और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी चिकने तल से टकराता है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन की कुछ शर्त होती है, इसके 2 शर्तें हैं, या परावर्तन का आप 2 नियम कह लीजिए। परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम हैं। नंबर फर्स्ट, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब जैसे अगर आपको ये तल की बात समझ में ना आए तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास ये आने वाली किरण, और अगर ये जाने वाली किरण होती ऐसे इस प्रकार से, तो हम देख रहे हैं कि इसका पूरा भाग एक ही तल पर है। तो ये इस बात को बताता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। नंबर 2 क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं।
आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो ये है आपका परावर्तन का नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब आपका दूसरा प्रश्न ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर क्यों होते हैं। फिर से सुन लें, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर क्यों होते हैं और प्रकाश में परावर्तन की इस घटना में यह क्रिया क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है। अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो पर। तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और देखते रहें SK ऑनलाइन सॉल्यूशन। अगले वीडियो में आपको इसके सॉल्यूशन के साथ फिर से मिलूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग SK ऑनलाइन सॉल्यूशन। थैंक्स।